नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। करनाल में देखिए सीएम मनोहर लाल की दरिया दिली। आपको बता दें, घायल रिक्शा चालक की मुख्यमंत्री ने खुद मदद की। महात्मा गांधी चौक पर गिर गया था रिक्शा चालक। सीएम मनोहर लाल ने घायल चालक को अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया है। रास्ते से गुजर रहा था सीएम मनोहर लाल का काफिला। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता दें, घायल रिक्शा चालक की मुख्यमंत्री ने खुद मदद की है। महात्मा गांधी चौक पर गिर गया था रिक्शा चालक। सीएम मनोहर लाल ने घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। आपको हम उस दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उसी रोड से मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था जहां पर यह हादसा हुआ। तो घायल रिक्शा चालक की मुख्यमंत्री ने मदद की है। करनाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महात्मा गांधी चौक पर गिर गया था रिक्शा चालक। घायल रिक्शा चालक की मुख्यमंत्री ने मदद की। संदीप शर्मा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? हेलो संदीप, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 सृष्टि, आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल बोलिए। जी जी बोलिए। सृष्टि। सृष्टि, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कई विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से आज करनाल में उपस्थित थे। तो नेवल हवाई पट्टी से वो अपने विश्राम गृह की ओर जाते, तो रास्ते में जो है उनको एक ई रिक्शा चालक घायल अवस्था में दिखाई दिया। तो उन्होंने तुरंत जो है ड्राइवर को आदेश दिए गाड़ी रुकवाने के, और खुद स्वयं गाड़ी से उतरकर उन्होंने ई रिक्शा चालक का जो है कुशल क्षेम पूछा। जी। और कुशल क्षेम पूछने के बाद और वहां पे जो उपायुक्त मौजूद थे निशांत कुमार यादव, उनको भी निर्देश दिए कि जो है रिक्शा चालक को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, और जितनी भी उनको चिकित्सा की जरूरत पड़े वो उनको दी जाए। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। खबरापुर से है, जहां थोड़ी देर में होगा मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार। गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट पहुंच चुका है। उनका पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना से संक्रमित थे मंत्री चेतन चौहान। कल शाम 4:30 बजे के करीब उनका निधन हुआ है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद में उनकी स्थिति ज्यादा खराब हुई थी। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी किडनी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कोरोना की वजह से पड़ा था। उनकी किडनी फेल हो गई थी, ऐसे डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया था। तो एक दुखद खबर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूरे देश के लिए, क्योंकि एक क्रिकेटर के तौर पर भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया है विश्व पटल पर, और साथ ही एक राजनेता के तौर पे भी बड़े सरल स्वभाव के साथ में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हुए चेतन चौहान को अभी तक आप सभी ने देखा है। तो थोड़ी देर में मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल पूरा देश मंत्री चेतन चौहान की यादों में डूबा था। तमाम मंत्रियों से हमने बातचीत भी की थी। और क्या बता रहे हैं यार, और क्या बताया मैंने? तो लगातार आपको ये हम बता रहे हैं, थोड़ी देर में चेतन चौहान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक क्रिकेटर के तौर पर भी उन्होंने देश का नाम रोशन किया। लगातार हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद में भारतीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर राजनीति। विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तमाम बड़े मंत्रालय उनके पास में थे। मोहित चौधरी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश मंत्री जो स्वर्गीय चेतन चौहान जी हैं, उनका पार्थिव शरीर अभी हापुड़ के ब्रजघाट में यहाँ पर पहुंचा है, और कुछ ही समय बाद जो है इन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जहाँ पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली है। कुछ ही समय के लिए उनका जो उनका बेटा है, उनके पुत्र का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। वो किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और उसके बाद जो आएगा प्रोग्राम यहाँ किया जाएगा। लेकिन कुछ मौसम खराबी के कारण यहाँ पर हल्की हल्की बरसात हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ देरी का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर बरसात बंद होते के साथ ही यहाँ पर मुख्य अग्नि दी जाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे मोहित कि कौन कौन यहाँ पर पहुंच सकता है इस दुख की घड़ी में? देखिए, फिलहाल तो यहाँ पे जो हापुड़ के आसपास जो दिग्गज नेता हैं, विधायक हो, चेयरमैन है, और भी कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष भी है, यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी पे मौजूद है। और बताया जा रहा है कि सांसद कोई मंत्री भी यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी तो यहाँ कहा नहीं जा सकता कि कौन मंत्री यहाँ पर शिरकत करेंगे, लेकिन जैसे ही
कोई मंत्री कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो थोड़ी देर में मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार होगा। लगातार जैसा अपडेट मिला है, हम आपको लगातार बता रहे हैं, हापुड़ के आसपास के जो दिग्गज नेता हैं या सांसद हैं, वो विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और चेतन चौहान साहब का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी में बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड। बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी का दावा है कि गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी बीजेपी। बीमा का प्रस्ताव लगभग तैयार है। उमेश द्विवेदी ने कहा जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा। एमएलसी उमेश द्विवेदी के बयान से सरकार और पार्टी ने किनारा कर लिया है। बड़ा सवाल है कि खाली ब्राह्मणों के लिए कैसे नीति बना सकती है बीजेपी। पार्टी या सरकार किसकी अनुमति या सहमति से बयान दे रहे हैं उमेश द्विवेदी, ये भी सवाल है। एमएलसी चुनाव में सवर्णों को पटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, अभी नहीं हुई है एमएलसी के टिकट की घोषणा। क्या चर्चा में आने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं उमेश द्विवेदी कि वो सुर्खियों में इसी तरीके से बने रहे हैं? नहीं, ब्राह्मणों के जो बुनियादी ढांचा के लिए जो कुछ करना चाहिए बीजेपी लगातार कर रही है। तमाम सारी पार्टियां आई, तमाम लोगों ने तमाम तरह के नारा दिए, आज भी लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आखिर 10% आरक्षण किसने दिया? उस फॉरवर्ड में तो ब्राह्मण भी शामिल है। हमने पूरे देश के लिए किया। तमाम लोग प्रदेश में चिल्ला रहे हैं, कहीं नाली खड़े हैं और यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो हमने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए बेहतरी के लिए कि वो मजबूत हों, उनको नौकरियां मिले। आज आप देखिए कि यही उसमें आयोग में एक जात विशेष की भर्ती होती थी, सिपाही में जात विशेष की, शिक्षा में जात विशेष की, लेकिन आज हमने उसको सबको क्रेडिट किया। अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, सक्षम हैं, तो उनको स्थान मिल रहा है। इतने से वो संतुष्ट हैं कि भाई हमें हमारा हक न मारा जाए। वो बीजेपी बेहतर ढंग से कर रही है और आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर ख़त्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाएं, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। और हमें नहीं लगता कि कहीं कोई सियासत में ब्राह्मण इस चक्कर में कहीं पड़ने वाला है। वो स्वयं भी बहुत बुद्धिजीवी कौम है और बुद्धिजीवी प्राणी है और भारतीय जनता पार्टी का बराबर वो पक्षधर रहा है, जो कि उसके कार्य बीजेपी के सर्वहित सर्वजन के लिए रहता है। सबका विकास, सबका कल्याण, सबका साथ, ही हमारा नारा ही। मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अलग से करेंगे। उमेश द्विवेदी जी को इस पे बना रहे हैं शायद प्रपोजल, जो कि माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, जो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे किसी भी इनिशिएटिव का, ऐसे किसी भी पहल का मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। उनसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति जो हम लोग लगा रहे हैं, उनके वंशजों का, उनकी मूर्ति का, भगवान का विरोध भारतीय जनता पार्टी न करे। और इतना और कहना चाहूंगा कि अगर ये भी जुमला निकला, अगर ये वादा आपने नहीं पूरा किया, बिल्कुल कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, नहीं तो 1 महीने का वक्त आपको दे रहे हैं, आप 1 महीने के अंदर अंदर कर दीजिए। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह जाकर के मैं विरोध करूंगा और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आपने उमेश द्विवेदी जी ने कहा, वो नहीं किया। एक इतना सवाल जरूर और सोच लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा कि क्या जो माननीय प्रधानमंत्री जी मेडिकल इंश्योरेंस चला रहे हैं, जो वो बताते हैं कि सब तक पहुंच रहा है, क्या उस पर आपका विश्वास नहीं बचा है? क्या उस पर आप विश्वास नहीं करते कि वो लोगों तक मदद हो रही है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पे आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? इतना जवाब और दे दीजिए जो आप एक नया स्कीम माननीय मुख्यमंत्री बनवाना चाह रहे हैं। अगर वो पहुंच रही है तो इसकी जरूरत नहीं, हाँ अगर नहीं पहुंच रही है और आपने घोषणा की तो जरूर बनवा दीजिए, लेकिन ये दोनों चीजें कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता मान जाएगी कि ये भी सिर्फ जुमला है। सुल्तानपुर में दबंगों की खौफनाक दबंगई, लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार के बाद में तेजाब फेंका। जमीन के विवाद ने अख्तियार की खौफनाक शक्ल। झड़प के बाद में तेजाबी हमले से बुरी तरीके से झुलसा एक व्यक्ति। जमीन के विवाद में मारपीट के बाद कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। सुल्तानपुर के थाना अखंड नगर की सनसनीखेज वारदात। मेरे ज़मीन पर गांव के ही मेरे पड़ोसी
जियालाल सोनी, मोहनलाल सोनी, अन्नालाल सोनी, ये लोग मेरी ज़मीन पर जबरान दीवार उठा रहे थे। आधा दीवार उठा चुके थे, जिसके बावजूद मेरे कागज़ रहते सुनवाई नहीं हो रही थी। थाने में चौकी में भी नहीं सुनवाई हो रही थी। सर मैंने वो अपने कागज़ लगाकर मैंने कोर्ट से स्टे लिया। हाँ, जिसके बाद मुझे सोमवार की रात को मैं जब दुकान बंद कर रहा था 8 साढ़े 8 बजे के तकरीबन में, सर सारे सोनी परिवार ने मिलकर मेरे ऊपर कुल्हाड़ी डंडा फरुआ जिससे पाया उससे हमला किया। मेरे भाई पर भी किया, मेरी मम्मी पर भी किया। सर जब गांव के कुछ आदमी आए जुट गए तो उन्होंने बच बचाव में बचाया मुझे। उसके बाद उनके बेटे चंदन सोनी, उनकी पत्नी गुंजा सोनी और उनकी बहन वंदना सोनी और जियालाल सर मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिए और मेरे को ये पूरा मेरा शरीर जला दिए। सर थानेदार सर जब यहाँ मार हुई बेलवाई में, उसके बाद वो लोग गेट बंद करके तेजाब फेंक करके हम लोग हमारे भाई और सिस्टर के ऊपर घर में भाग गए, गेट गिरा दिए। उसके बाद हम पुलिस स्टाफ आए, सभी को दौड़ा के मार रहे थे। उसके बाद हमको बोले कि आप थाने जाओ। हम थाने गए, थाने से हमको वहाँ मेडिकल कराने के लिए भेजा गया। हम अभी लखनऊ भर्ती हैं भाई को लेके सर। और सब मुजरिम वैसे घूम रहे हैं, कार्रवाई सब वैसे टहल रहे हैं। सिर्फ 3 लोग गए हैं 12-13 लोग में, बाकी सब वैसे ही धमकी ऊपर से दिया जा रहा है कि अब और मारेंगे, अभी तो कम है अब और करेंगे। जो तेजाब हम लोग के ऊपर फेंके थे, चंदन सोनी और गुंजा सोनी, ये लोग सब बाहर घूम रहे हैं और प्लस धमकी भी दे रहे हैं कि इसके और बुरा बर्ताव किया जाएगा। इसके बाद भी विवाद के मूल सर हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जा रहा है। हमने उस पर एप्लीकेशन किया, उस पर संतोष पांडे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी आपको बताते चलना कि उत्तराखंड नगर का मामला है ये, यहाँ पर दिलवाई ग्राम का मामला है। जिस तरह से जमीनी विवाद यहाँ पर बढ़ रहा है के बीच में, और जमीनी विवाद को लेकर के एक दबंग जो पक्ष है उसने आकर के मारपीट की, उनको जमकर मारा पीटा और मारने के बाद उसने तेजाब से इन पर हमला भी कर दिया। इसके बाद जब ये लोग थाने में गए, जैसे कि उन्होंने बताया, थाने में जाने के बाद जब थाने में गए तो जो है तहरीर 3 की लिखी गई, लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं। और इनका जो भाई है वो लखनऊ में तेजाब के जो जगह से भाव हुए थे वो लखनऊ में इलाज करा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सुल्तानपुर पुलिस इस मामले को क्या सफाया करके खत्म करती है या इसको न्याय दिला पाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से पीड़ित परिवार पर हमला हुआ और पीड़ित परिवार को मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद भी थाने पर जाने के बाद भी, पुलिस के संज्ञान में होने के बाद भी पुलिस ने इसको क्रॉस एफआईआर के रूप में दर्ज कर लिया और इन पर दबाव बनाया जा रहा है और दबंग जो है पूरी दबंगई से घूम रहे हैं। चलिए संतोष, अपडेट के लिए शुक्रिया। तो झड़प के बाद में तेजाबी हमले से बुरी तरीके से व्यक्ति झुलसा। आपको लगातार हम ये खबर बता रहे हैं, जमीन के विवाद में मारपीट के बाद कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। खबर अमेठी से, जहां युवक को दबंगों ने जमकर पीटा है। आपको बता दें, बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था युवक श्रीपाल, पिटाई से श्रीपाल की मौत हो गई। गांव के ही युवक बलवंत गुप्ता पर पिटाई का आरोप लगा। गांव के युवक ने लकड़ी की फंटी से श्रीपाल को बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल श्रीपाल को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने श्रीपाल को मृत घोषित किया। आरोपी के खिलाफ में हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है।
बदायूं के मूसाझाग इलाके में आपको बता दें, टेम्पो चलवाने के नाम पर सिपाही द्वारा अवैध वसूली करने के मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो सामने आने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप का माहौल। वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी सिपाही का नाम राधेश्याम बताया जा रहा है और वो थाने में चालक के पद पर तैनात है। वसूली का वायरल वीडियो दिख रहा है, एक रजिस्टर भी सामने दिख रहा है। उस रजिस्टर में ऑटो का नंबर लिखकर रोजाना टेम्पो चालकों से 300 रुपए तक वसूलने की बात कही जा रही है। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र यूपी नैनीताल रोड पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बने वन विभाग में बड़े अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से उत्तराखंड गोला से मिट्टी मोरंग की बड़ी गाड़ियां यूपी बॉर्डर वन विभाग बैरियल से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरते हैं। अगर रॉयल्टी देते हैं तो छोटी गाड़ी से लगभग 700 रुपए से लेकर और बड़ी गाड़ी से लगभग 1500 रुपए तक गाड़ियों से रॉयल्टी टैक्स लिया जाता है, जो सीधा यूपी सरकार के खाते में जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। लोकल भी जितनी भी बड़ी या छोटी गाड़ियां होती हैं उनसे वो टैक्स ना लेकर आधे पैसे लेकर उन्हें जाने दिया जाता है। इसमें जो हम लोग का वहाँ पे बॉर्डर पे ऑफिस है उसमें खनिज और प्रकाश दोनों ही आता है। और अभी तो ये लॉकडाउन में पूरा बंद था, अभी शुरू है बट बारिश होने के कारण ये अभी फिर से कम हो गया है, आमद कम हो गई है। अगर इससे ही घटना है इसको मैंने चेकिंग के लिए कंप्यूटर साहब को बोला हुआ है और एक दिन मैं भी अपनी टीम भेज के और चेक कराऊंगा। इससे कि घटना अगर है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। पैसे देने गाड़ी के तो ये सारी कितने पैसे देते हैं गाड़ी निकलने के? 600 रुपये। कितनी गाड़ी निकलती है? हमारा वहाँ कहाँ की गाड़ी है आपकी? बताऊंगी। रोजाना पैसे दे के निकल जाते हैं बिना रॉयल्टी के? अगर ड्राइवर भेज रहा हूँ कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये खाली 300 रुपये लेते हैं। आप काहे के पैसे देने? तो फिर से आपको एक खबर बता देते हैं, बरेली से टैक्स के ना लेकर आधी रकम लेकर दी जाती है जिले में बाहर निकालने की जिम्मेदारी। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सरकारी रुपए की लूट, अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी लूट को अंजाम दिया जाता है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सरकारी रुपए की लूट। तो टैक्स ना लेकर आधी रकम लेकर दी जाती है जिले से बाहर निकालने की जिम्मेदारी। अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़े पैमाने की लूट। तो अधिकारी सरकारी खजाने पर पलीता लगा रहे हैं। लगातार आपको हम ये बता रहे हैं, टैक्स न लेकर आधी रकम लेकर दी जाती है जिले से बाहर निकालने की जिम्मेदारी। अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी लूट। लखनऊ से उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा के 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधानसभा सत्र से पहले कर्मचारियों की जांच हुई थी जिसमें 20 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको अभी हमने अपडेट दिया था कि जो विधायक हैं जो वहां पहुंचेंगे उन सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा सत्र से पहले वहां पर विधानसभा में काम करने वाले कर्मचारियों का टेस्ट किया गया है। और आपको बता दें वो सभी 20 कर्मचारी ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। 20 अगस्त से शुरू होना है सत्र। सभी विधायकों और कर्मचारियों का सत्र से पहले कोरोना टेस्ट होना था। 20 कोरोना पॉजिटिव निकलने से सचिवालय में हड़कंप का माहौल है। जाहिर तौर पर एक अलग ही अरेंजमेंट इस बार किया गया था सत्र से पहले, और ये बहुत कंपल्शन था कि सभी को अपना टेस्ट कराना है जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र से पहले कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए, 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता दें, 2 घंटे की जांच में 20 कर्मचारी अभी पॉजिटिव मिले हैं। अवनीश विद्यार्थी, न्यूज़ वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, हड़कंप का माहौल है, जाहिर तौर पर विधानसभा में 20 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, अभी और लोगों की जांच जारी है। देखिए, लगातार पड़ताल हो रही है। विधानसभा का सत्र 20 तारीख से शुरू होना है और उससे पहले सभी कर्मचारी, अधिकारी, विधायक, उनके स्टाफ से जुड़े हुए लोगों का परीक्षण होगा और इसके लिए ही बाकायदा सरकार की ओर से जो तंत्र था वो लगातार काम कर रहा था। और उसी दौर में सचिवालय प्रशासन से जुड़े हुए जो विधानसभा परिसर के अंदर आने वाले कर्मचारी थे उसमें करीब 2 दर्जन के आसपास, यानी 20 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद काफी जो है पैनिक हो गया है
इस नाते भी क्योंकि कुछ दिनों पहले विधानसभा अध्यक्ष की भी टीम से करीब 5 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। हालांकि उन्होंने अपना उनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आ चुकी है और वो वापस अपने कामकाज पर लौट चुके हैं, लेकिन फिर भी जो संक्रमित कर्मचारी हैं उनको जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको पालन करने के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो परीक्षण है उसको और तेज किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्टर किया जा सके सत्र शुरू होने से पहले। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।